साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, तो साइमल्टेनियस टर्म का मतलब क्या होता है? जब कोई दो तीन फिनोमेना अगर एक साथ होते हैं तो उनको कहते हैं कि वो साइमल्टेनियस है। दो तीन फिनोमेना अगर साथ में होता है तो उसको कहते हैं कि वो फिनोमेना कैसा है? तो साइमल्टेनियस है। जैसे तुम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखा होगा, जब हम एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं तो उनको कहते हैं कि वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ना। और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। अगर दोनों में कोई रिएजेंट दोनों में सेम हो तो वो एक दूसरे को अफेक्ट करता था, है ना। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम देखी होगी, एक जिसमें वो डिसोसिएट होकर सेम आयन प्रोड्यूस करता है, या प्रोडक्ट दोनों में सेम प्रोड्यूस हो रहा है। एक देखा होगा कि एक प्रोडक्ट का काम कर रहा है और दूसरे में वो रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो दो टाइप के साइमल्टेनियस बनते हैं। चलिए, अब हम यहाँ साइमल्टेनियस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब इसको समझो जरा कि मान लो हमने एक सॉल्यूशन लिया किसी सॉल्ट का, AgCl या AgBr का सॉल्यूशन लिया, AgBr सॉलिड लिया। यहाँ पर AgBr का पीपीटी कैसा होता है? किस रंग का? ब्राउनिश नहीं, हाँ येलोइश या व्हाइटिश येलो पीपीटी होता है। अब देखो ये पीपीटी लिया और इसका ये AgBr सॉलिड है, और AgBr सॉलिड को हमने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, तो ये इसका मिल गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या सेंस है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? उसमें अब और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है, यानी जितना AgBr डिसॉल्व होना चाहिए था उतना AgBr डिसॉल्व हो चुका है, और Ag प्लस एक्वस और Br माइनस एक्वस का इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है ना। अब सोचो अगर मैं अब इसमें कोई और सॉल्ट ऐड करूं और वो सॉल्ट भी स्पैरिंगली सॉल्युबल हो, जैसे मैं ऐड करूं उसमें AgCl, तो AgCl कैसा सॉल्ट है? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना। अच्छा, AgCl अब जब ऐड किया जाएगा तो AgCl सॉलिड ऐड करेंगे तो AgCl सॉलिड भी डिसॉल्व होगा, है ना। तो दोनों सॉल्ट साइमल्टेनियसली डिसॉल्व हो रहे हैं, है ना। दोनों सॉल्ट साइमल्टेनियसली एक ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस है, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है। अब जरा ध्यान दो कि पहले से AgBr डिसॉल्व था, AgBr का ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका होगा, है ना। अब अगर इसमें हम AgCl ऐड करेंगे तो AgCl भी डिसोसिएट होगा या AgCl डिसोसिएट नहीं होगा? वो भी डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा तो वो भी Ag+ प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो Ag+ प्रोड्यूस करेगा तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो ये इक्विलिब्रियम क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी AgBr की वाटर में सॉल्युबिलिटी अगर इसको अकेले पानी में घोला जाए और एक बार इसको AgCl के साथ पानी में घोला जाए, इसकी सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा आएगी? अकेले केस में ज्यादा आएगी, और जब ये साइमल्टेनियसली डिसॉल्व होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम आएगी। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझियो, AgBr का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया तो इसमें Ag+ और Br- ने AgBr के साथ अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया है। अब अगर इसमें और इसमें AgCl ऐड करोगे तो AgCl जैसे ही ऐड करोगे AgCl भी डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होके ये Ag+ एंड Cl- बनाएगा। अब Ag+ बनाएगा तो ये Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्यूशन में Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो ये वाला इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हुआ? बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। और ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो बताओ डिसोसिएटेड AgBr बढ़ा, डिसॉल्व्ड AgBr बढ़ा या अनडिसॉल्व्ड AgBr बढ़ा? अनडिसॉल्व्ड AgBr बढ़ गया, यानी AgBr की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हुई? घट गई। तो जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करेंगे तो साइमल्टेनियस डिसॉल्यूशन की वजह से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अब से सेकंड केस इमेजिन करो, इसका रिवर्स केस। अगर हमने इनिशियली AgCl का सॉल्यूशन लिया होता और इसमें ऐड किया होता AgBr,
अब बताओ, AgCl का सॉल्यूशन है तो AgBr का इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ होगा, हाँ है ना। AgCl का इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ होगा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है और मैंने इसमें AgBr ऐड किया तो AgBr जैसे ही वाटर में आएगा वो भी डिसोसिएट करेगा, क्योंकि Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो उसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ होगा। तो AgBr जैसे ही ऐड करेंगे वो डिसोसिएट करके Ag+ प्रोड्यूस करेगा, और Ag+ प्रोड्यूस करेगा तो ये वाले इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा, ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो अनडिसॉल्व्ड AgCl का अमाउंट बढ़ेगा, डिसॉल्व्ड AgCl का अमाउंट घटेगा, हाँ है ना। यानी AgCl में AgBr ऐड करने से AgCl की सॉल्युबिलिटी भी घटती है, AgBr में AgCl ऐड करने से AgBr की भी घटती है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम AgCl और AgBr को दोनों को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करेंगे तो दोनों ही सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, हाँ है ना। अगर देखा जाए तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और जब आप इनको साथ में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी दोनों की ही डिक्रीज कर जाएगी। आई बात समझ में। तो पहला कंक्लूजन कि दो या दो से ज्यादा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर हम एक साथ डिसॉल्व करेंगे और दोनों डिसॉल्व करने के बाद कम से कम एक सेम आयन प्रोड्यूस करें, एक आयन देखो कम से कम सेम होना चाहिए, तो दोनों डिसॉल्व करने के बाद कम से कम एक आयन सेम प्रोड्यूस करे, तो यहां देखोगे कि सेम आयन प्रोड्यूस करने की वजह से दोनों का ही इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है और दोनों की ही सॉल्युबिलिटी इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी से कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करें। तो एक तो अपने को पता चल गया कि साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अब मैथमेटिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है। मान लो कि दोनों को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व किया गया, दोनों को ही हमने साइमल्टेनियसली डिसॉल्व किया और साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्युबिलिटीज आ रही हैं उसके हिसाब से मैंने कहा कि Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन S1 प्रोड्यूस हुई है। जब मैंने साइमल्टेनियसली डिसॉल्व किया तो Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है, S1। तो AgBr की सॉल्युबिलिटी क्या बोल सकते हो, S1 के बराबर है, क्योंकि जितना AgBr डिसॉल्व होगा उतना ही Br माइनस प्रोड्यूस होगा। अच्छा, AgCl से आया है Cl माइनस, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानी मैंने S2। अब बताओ AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी कहोगे, S2 के बराबर, क्योंकि ये जितना डिसॉल्व होगा उतना ही Cl माइनस प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है Ag+ की। Ag+ किससे आएगा, दोनों से आएगा। अगर इस रिएक्शन से, ध्यान देना स्टेटमेंट पे, इस रिएक्शन से Br माइनस S1 बना है तो इसी रिएक्शन से Ag+ कितना बना होगा, और इस रिएक्शन से Ag+ कितना बना होगा, S2। टोटल Ag+ कितना होगा, तो हमें Ag+ S1 + S2 लेना चाहिए या S1 लेना चाहिए, S1 + S2 लेना चाहिए। अब देखो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री सेम है, 1:1 टाइप है, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, तो दोनों की ही स्टोइकियोमेट्री सेम है। अब बताओ KSP ऑफ AgCl या KSP ऑफ AgBr, इसको लिखा है KSP1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन S1 + S2 और ये हो गया S1, हाँ है ना। KSP ऑफ AgCl कितना कहोगे, AgCl की KSP 2 के बराबर है, और इसको कितना कहोगे, S1 + S2 इंटू S2, ठीक है। अब देखो दो चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है कि इनकी सॉल्युबिलिटीज का रेशियो क्या होगा, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व किया गया है तो दोनों की सॉल्युबिलिटीज का रेशियो कितना होगा। तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करोगे तो S1 + S2 और S1 + S2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में S1 नीचे में S2, तो दोनों की सॉल्युबिलिटीज का रेशियो S1/S2 बता सकते हैं कि S1/S2 = KSP1/KSP2। तो
तो एक तो क्वेश्चन आता है कि दोनों की सॉल्युबिलिटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस पे कि दोनों की सॉल्युबिलिटीज होंगी कितनी आखिर में, एग्जैक्टली बताना होता है कि S1 कितना होगा, S2 कितना होगा। रेशियो पूछा जाए तो डायरेक्टली ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर दोनों की ही सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है तो अब क्या करें, तो दोनों की ही सॉल्युबिलिटीज, अच्छा, तो ये S1 प्लस S2 इक्वल्स टू KSP1 प्लस KSP2। अब देखो अगर दोनों की ही सॉल्युबिलिटीज पूछी जाए तो क्या करें, तो थोड़ा सा मैथमेटिकली तुम्हें यहां पर देखना पड़ेगा कि इन दोनों का समेशन कर दें, KSP1 प्लस KSP2, तो क्या होगा, S1 प्लस S2 कॉमन आएगा, यहां से क्या बचेगा S1 प्लस S2, तो क्या मिल गया S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको इक्वेशन 1 कह दूं, इसको 2 कह दें, तो यहां से कह सकते हैं कि KSP1 प्लस KSP2 इक्वल्स टू कितना, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। तो हमें S1 प्लस S2 मिल गया, S1 प्लस S2 इज स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2। अब देखो S1 प्लस S2 का समेशन मिल गया और S1 बाई S2 मिल गया, हाँ है ना। अब देखो दोनों की सॉल्युबिलिटीज का समेशन मिल गया, मतलब S1 प्लस S2 मिल गया। अब अगर हमें S1 बताना हो तो हम यहीं से यूज करें, S1 प्लस S2 पता है हमें और S1 चाहिए, तो S1 को क्या लिख सकते हो, S1 इक्वल्स टू KSP1 अपॉन S1 प्लस S2। S1 इक्वल्स टू कितना, तो KSP1 अपॉन S1 प्लस S2 कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये KSP1 S1 इक्वल्स टू KSP1 अपॉन S1 प्लस S2, है ना। अब KSP1 अपॉन S1 प्लस S2 को लिख सकते हो, ये रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2 के बराबर है। हाँ ये बात समझ में, S1 मिल गया तो आप S2 भी बता सकते हो सेम तरीके से। S2 कितना होना चाहिए, KSP2 अपॉन S1 प्लस S2, तो ये आ जाएगा KSP2 अपॉन S1 प्लस S2, दैट इज KSP2 अपॉन रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2 हो जाएगा। तो इस तरीके से S1 प्लस S2 मिल जाएगा। अब देखो अगर तुम्हें जो पूछा हो वहीं पे रुक जाओ, अगर रेशियो पूछा हो S1 बाई S2 का, दोनों को डिवाइड कर लो। अगर तुम्हें S1 प्लस S2 चाहिए तो दोनों का समेशन करोगे, तो S1 प्लस S2 का स्क्वायर इक्वल्स टू KSP1 प्लस KSP2, तो यहाँ से S1 प्लस S2 मिल जाएगा। AG प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी है, S1 प्लस S2, तो AG प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। S1 और S2 भी बताना हो तो आप इस तरीके से S1 और S2 भी बता सकते हो, ठीक है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट कमेंट कि अगर हम दो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करेंगे तो दोनों की ही सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, दोनों की ही सॉल्युबिलिटीज डिक्रीज कर जाएंगी, हाँ है ना। तो इफ 2 or more than 2 sparingly soluble salt are dissolved simultaneously, sparingly soluble salts चलिए क्वेश्चन करते हैं। दो सॉल्ट है AgCl और AgBr। केयरफुली, AgCl की सॉल्युबिलिटी और AgBr की सॉल्युबिलिटी पे कमेंट करना है और KSP दिया हुआ है। डेटा को ध्यान से देखो, KSP of AgCl is 10 की पावर -10 and KSP of AgBr is 10 की पावर -14. Then calculate solubility in pure water when they are dissolved separately.
जब इनको सेपरेटली डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम साथ में डिसॉल्व कर रहे हैं या अलग अलग डिसॉल्व कर रहे हैं, सेपरेटली डिसॉल्व किया जा रहा है। दोनों को जब सेपरेटली डिसॉल्व कर रहे हो तब की बात करें, अगर दोनों को हम सेपरेटली डिसॉल्व करेंगे, उस सिचुएशन में पूछा जा रहा है कि अगर दोनों को सेपरेटली डिसॉल्व करोगे तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। आई बात समझ में? हम दोनों को साथ में डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, सेपरेटली डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब देखो, जब दोनों को सेपरेटली डिसॉल्व करोगे तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? AgCl की सॉल्युबिलिटी S कहते हैं तो कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -5m। और AgBr की कितनी आएगी? 10 की पावर -7। ठीक है। अब जब दोनों को, अब नेक्स्ट पार्ट है कि दोनों को साथ में डिसॉल्व करें, साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करें। साइमल्टेनियसली डिसॉल्व कर रहे हैं दोनों को, तो बताना है कि सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी। तो देखो, साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करोगे तब दोनों ही सॉल्ट का इक्विलिब्रियम सोचना पड़ेगा। देखो फॉर्मूले याद मत, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेटर है कि आप बेसिक डेरिवेशन से सॉल्व करो, बेसिक मेथड से सारी बातें लिखो और वहां से सॉल्व करो। तो Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, फिर AgBr सॉलिड से बन गया AgBr, यानी Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। इसका KSP है 10 की पावर -10 और इसका KSP है 10 की पावर -14। अब देखो, कभी भी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी खेलते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पहले मत लिखो। सबसे पहला काम उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे जाओ जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन आयन है। तो ये तो दोनों में कॉमन आयन है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सीधा Cl माइनस की बात करें। अगर इसकी इस सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी S1 होती है तो Cl माइनस कितना बनेगा? S1 बनेगा। अगर इसकी इस सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी S2 होती है तो Br माइनस कितना बनेगा? S2 बनेगा। अब देखो, अब Ag प्लस की बात करो, अब कॉमन आयन की बात करो। अगर Cl माइनस यहां से S1 बना तो इस रिएक्शन से Ag प्लस S1 बनना चाहिए, और अगर इस रिएक्शन से Br माइनस S2 बना है तो Ag प्लस भी कितना बनना चाहिए? S2। तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 और ये भी हो जाएगा S1 प्लस S2। है ना? आई बात समझ में? अब हम दोनों का KSP लिख सकते हैं कि KSP1 इक्वल्स टू S1 इंटू S1 प्लस S2, और KSP2 को भी लिख सकते हैं S2 इंटू S1 प्लस S2। है ना? आई बात समझ में? दोनों का समेशन कर दोगे, दोनों का समेशन करोगे तो S1 प्लस S2 का स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ KSP1 प्लस KSP2। तो S1 प्लस S2 हमें मिल जाएगा, ये रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2 के बराबर है, और S1 की वैल्यू आ जाएगी कि ये KSP1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2, और S2 इक्वल्स टू KSP2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2। अब वैल्यू पुट करो जरा। KSP1 इज 10 की पावर -10 और KSP2 इज 10 की पावर -14। तो S1 की वैल्यू कितनी? 10 की पावर -10। S1 किसका है? AgCl का। तो 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -10 प्लस 10 की पावर -14। अब देखो, यहाँ हमें 10 की पावर -14 को कंसिडर करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर -10 के बराबर है। हाँ ना? सही है? स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर -10 इज 10 की पावर -5। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? 10 की पावर -5m।
अभी बताओ क्या ये एग्जैक्टली 10 की पावर माइनस 5m होगा या थोड़ा कम होगा? थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली कम होगा। ठीक है, S2 की वैल्यू देखो, तो S2 को लिखोगे कि वो KSP2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2 के बराबर है। KSP2 इज 10 की पावर माइनस 14 और इसकी वैल्यू कह रहे हैं कि ये 10 की पावर माइनस 10 प्लस 10 की पावर माइनस 14। क्या इस एडिशन में जो 10 की पावर माइनस 14 है उसको 10 की पावर माइनस 10 के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर दें? Yes. हाँ है ना? पर क्या ऊपर वाले 10 की पावर माइनस 14 को इग्नोर करें? नहीं, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में इग्नोर कर सकते हो पर कभी भी डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में नहीं करते। तो इसको लिखोगे कि ये रूट ऑफ 10 की पावर माइनस 5 है, यानी ये वैल्यू आ रही है 10 की पावर माइनस 9m। आई बात समझ में? तो S2 इज 10 की पावर माइनस 9m और S1 की वैल्यू आ रही है लगभग 10 की पावर माइनस 5। एग्जैक्टली 10 की पावर माइनस 5 नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब जरा डेटा पे ध्यान दो। अगर हम इनको इंडिविजुअली डिसॉल्व करते हैं तो AgCl की सॉल्युबिलिटी 10 की पावर माइनस 5m होती है और AgBr की सॉल्युबिलिटी 10 की पावर माइनस 7m होती है। आई बात समझ में? जब हम इनको साथ में डिसॉल्व करते हैं तो AgCl की सॉल्युबिलिटी लगभग 10 की पावर माइनस 5m ही आ रही है, बहुत कम डिक्रीज की, थोड़ा सा माइन्यूटली डिक्रीज करेगा। जबकि AgBr की सॉल्युबिलिटी क्या हुई? अच्छी खासी डिक्रीज कर गई। हाँ है ना? तो किसकी सॉल्युबिलिटी पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है? AgBr की। अब AgBr और AgCl में बताओ कौन ज्यादा सॉल्युबल है? AgCl ज्यादा सॉल्युबल है तो उस पर इफेक्ट कम हुआ और जो वीक है, जो ज्यादा वीक है, उस पर इफेक्ट ज्यादा हुआ। तो साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करेंगे या जो कॉमन आयन का इफेक्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जितना इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा उतना ज्यादा लगेगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता। पर हम ऐसी भी बात कर सकते हैं कि वीकर इलेक्ट्रोलाइट पे कॉमन आयन इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा होता है और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट पे कॉमन आयन इफेक्ट का इफेक्ट कम होता है। आई बात समझ में? अब देखो यहां ये जो दोनों सॉल्ट थे, इन दोनों सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री सेम थी। ये दोनों सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री सेम थी तो हम बहुत आसानी से इसको कर पाए। अब अगर दोनों सॉल्ट ऐसे आ जाए जिनकी स्टोइकियोमेट्री सेम ना हो, जैसे एक AgCl टाइप का सॉल्ट हो और एक Ag2CrO4 टाइप का सॉल्ट है, जैसे कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी AgBr एंड Ag2CrO4, इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व किया जा रहा है तो इनकी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बतानी है और इसका KSP 10 की पावर माइनस 14 है और इसका KSP जो है वो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है। तो आपको साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज बतानी है। अब देखो अभी जो हमने मेथड यूज किया, क्या वही मेथड इसमें भी यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि इसका जब KSP का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वहां Ag प्लस की कॉन्स्टेंट का स्क्वायर है और यहाँ Ag प्लस की कॉन्स्टेंट की पावर 1 है, तो ये S1 प्लस S2 का पावर 1 होगा और यहाँ S1 प्लस S2 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करें? तो देखो अब हमें थोड़ा सा पिछले स्टेटमेंट से समझना है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी से किस टाइप के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा डिक्रीज करती है? जो रिलेटिवली ज्यादा सॉल्युबल हो या रिलेटिवली कम सॉल्युबल हो? जो कम सॉल्युबल हो उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट कम पड़ता है और जो ज्यादा सॉल्युबल है उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, जो कम सॉल्युबल है उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। अब देखो जरा,
अगर हम वैसे पानी में डिसॉल्व करें तो AgBr की सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्योर वाटर में 10 की पावर -7 आएगी। और Ag2CrO4 की कितनी आएगी? नहीं, इसको लिखोगे 4s³ टाइप है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -4। तो इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -4 है और इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -7 है। ये समझ में आया कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं? इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP अगर प्योर वाटर में डिसॉल्व करोगे, बस प्योर वाटर में अकेले डिसॉल्व करोगे तो 4s³ लिखोगे, तो 4 कैंसिल हो जाएगा और s³ इज 10 की पावर -12, सो s की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -4। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, जब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करेंगे तो किसकी सॉल्युबिलिटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? AgCl की सॉल्युबिलिटी AgBr पे या Ag2CrO4 पे? AgBr पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? वो कम सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी वैसे ही काफी कम है, 1000 गुना कम है, 1/1000 है। तो जब साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, है ना? तो हम मानते हैं कि S1 इज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। ये AgBr की साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है। और S2 मानते हैं कि ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है Ag2CrO4 की। अब पहले डेटा देख के क्या आइडिया लग रहा है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी? S1 ज्यादा होगा या S2 ज्यादा होगा? ध्यान से सोचो। हाँ, S2 की वैल्यू ज्यादा होगी। S1 से थोड़ी बहुत ज्यादा होगी या बहुत ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी। ये आइडिया हमने यहीं से लगा लिया कि जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उस पर कॉमन एन इफेक्ट ज्यादा लगता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा डिक्रीज कर जाती है। पहले इनके बीच में गैप था 1000 टाइम का, है ना? अब जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा डिक्रीज करेगी और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसकी कम डिक्रीज करेगी, तो इनके बीच में गैप क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना? तो अभी 10 की पावर -7 को 10 की पावर -4 के रिस्पेक्ट में कंसिडर करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। अभी अगर इग्नोर करना चाहिए तो बाद में क्या होना चाहिए? S1 को S2 के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, है ना? क्यों ऐसा सोचना पड़ रहा है? क्योंकि यहां पर KSP का एक्सप्रेशन देखोगे तो KSP का एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऐसा है कि AgBr में ये बन रहा है Ag प्लस 1+ और Br माइनस 1+। अब अगर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी AgBr की S1 है तो इसको बनना चाहिए यहां से S1। Ag2CrO4 देखो, Ag2CrO4 का रंग कैसा होता है? ब्रिक रेड कलर का PPD बनता है और इससे आएगा 2Ag प्लस और ये बन जाएगा CrO4 2-। CrO4 2- को क्या कहते हैं? क्रोमेटाइन। अच्छा, क्रोमेटाइन का कलर देखो, एक बात तुम्हें बता रहा हूं मैं। क्रोमेटाइन का कलर जो है वो येलो कलर होता है। अगर ये एक्वा सॉल्यूशन में क्रोमेट है तो कलर इज येलो कलर। तो फिर यहां पे कलर Ag2CrO4 में कलर ब्रिक रेड क्यों हो जाता है? यहां दो फिनोमेना है, एक तो चार्ज ट्रांसफर इसमें और दूसरा Ag+ का पोलराइजेशन भी है ना? अब बताओ मुझे Na2CrO4 का कलर कैसा होना चाहिए? CrO4 2- इज येलो कलर्ड, तो Na2CrO4 भी येलो ही होता है क्योंकि Na+ इतना ज्यादा पोलराइजिंग कैटायन तो है नहीं, तो वहां पे कलर किसकी वजह से आएगा? CrO4 2- की वजह से। BaCrO4 कैसा होना चाहिए? येलो ही होता है। आई बात समझ में? पर Ag2CrO4 में कलर बदल जाता है क्योंकि यहां कलर दो रीजन्स की वजह से हो गया, एक तो चार्ज ट्रांसफर और दूसरा रीजन क्या है? पोलराइजेशन। तो अगर कलर का रीजन सेम ही है सॉल्ट में, जैसे Na2CrO4, K2CrO4, BaCrO4, तो इन सब में कलर देखोगे कि कलर भी सेम होगा, कलर आइडेंटिकल होगा, कलर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है,
अब बताओ, अगर इसकी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी हमने मान लिया है S2, तो CrO4 2 - S2 बनना चाहिए। Ag2 प्लस कितना बनना चाहिए इस रिएक्शन से? 2S2, और ऊपर वाली से कितना बन गया? S1, तो 2S2 प्लस S1, और ये हो गया S1। ये आ गया एग्जैक्ट एनालिसिस में, अभी ऐसा आ रहा है। अब देखो, अगर हम KSP लिखेंगे, KSP1 लिखें, तो KSP1 इज 2S1 2S2 है क्या? 2S2 प्लस S1 इंटू S1, और KSP2 क्या लिखोगे? 2S2 प्लस S1 का स्क्वायर इंटू S2। अब दोनों का समेशन करके काम हो सकता है क्या? दोनों का समेशन करके काम हो सकता है? नहीं। फर्स्ट वाली का स्क्वायर कर दो, ऊपर वाली का स्क्वायर करके ऐड करके काम हो सकता है। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये S1 का स्क्वायर हो जाएगा, S1 का स्क्वायर प्लस S2, ये तो कोई टर्म ही नहीं बनेगा, तो इसको हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब बारी आती है जंक्शंस की। S1 और S2 में बताओ कौन सा ज्यादा होना चाहिए? S2 की वैल्यू S1 से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अब हम एजम्पशन देंगे कि S2 शुड बी ग्रेटर देन S1, है ना? तो हम 2S2 प्लस S1 को इग्नोर, 2S2 प्लस S1 को अप्रोक्सीमेटली 2S2 लिख सकते हैं, और सेकंड वाली में पुट कर दें तो KSP2 इक्वल्स टू 2S2 का स्क्वायर इंटू S2, और KSP2 इज 4 इंटू 10 की पावर -12, तो S2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 10 की पावर -4m। अब ये बताओ क्या एग्जैक्टली 10 की पावर -4m होगा, या इससे थोड़ा ज्यादा होगा, या इससे थोड़ा सा कम होगा? इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम थोड़ा तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ही करेगा। अब बताओ, S2 की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब KSP1 वाली एक्सप्रेशन को क्या कहोगे? क्या हम इसको 2S2 ही कर दें? हमने 2S2 प्लस S1 को अप्रोक्सीमेटली 2S2 माना है, तो हम क्या इसको 2S2 कर रहे हैं? अब देखो, इसको 2S2 कर दोगे तो 2S2 इंटू S1 इक्वल्स टू 10 की पावर -14, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई? S1 कितना है? तो 10 की पावर -14 अपॉन 2S2। S2 की वैल्यू कितनी? 10 की पावर -4, तो ये हो गया हाफ इंटू 10 की पावर -10, या 5 इंटू 10 की पावर -11। अब एक बार देखो, कभी भी कोई भी एजम्पशन हो तो एक बार जरूर वेरिफिकेशन करियो कि एजम्पशन सही है या नहीं है। सही है क्या? S1 की वैल्यू आ रही है 5 इंटू 10 की पावर -11, और S2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 की पावर -4। एजम्पशन अपना सही है, हाँ है ना? तो देखो, अगर सॉल्ट का नेचर अलग आ गया, स्टोइकोमेट्री अलग आ गई, 1:1 नहीं है, 1:1 और 2:1 टाइप हो गया, तो इस सिचुएशन में आप सिंपल जो टेक्निक अभी बताई उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस बार सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एजम्पशन। अब देखो, इसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो एक तो हो सकता है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि यार किसकी सॉल्युबिलिटी को इग्नोर करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, है ना? दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप किसी एक की सॉल्युबिलिटी को इग्नोर करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा यहां से कॉमन सेंस लगाना कि जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसका KSP की वैल्यू भी जनरली कम आएगी, हमेशा नहीं पर जनरली कम तो आएगी। जिसका KSP कम होगा, जिसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, उसका KSP भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जनरल बात है ये। तो अगर उसका KSP कम होना चाहिए, तो जिसका KSP कम है उसकी सॉल्युबिलिटी कम आएगी, तो उसी की सॉल्युबिलिटी को इग्नोर करके एक बार सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को रीवेरीफाई जरूर करो कि जो एजम्पशन दिया है क्या वो एजम्पशन अभी वैलिड है या नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप एजम्पशंस लेके ही डिफरेंट स्टोइकोमेट्री वाले सॉल्ट की साइमल्टेनियस प्रॉब्लम्स को कर सकते हो।
समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो बेसिक मेथड पे जाना है और एजम्पशंस पे क्लियर रहना है कि एजम्पशन कोई भी हो वेरीफाई जरूर करो। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ सॉल्युबिलिटी। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे रिएजेंट्स यूज किए होंगे, उनमें से एक रिएजेंट था टॉयलेंस रिएजेंट। टॉयलेंस रिएजेंट क्या कहते थे? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कहते थे उसको AgNH3 होल ट्वाइस और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस लिखते थे, बाहर में कई बार Cl माइनस लिखते थे, बाहर में कई बार नाइट्रेट आयन लिखते थे। ये सब टॉयलेंस रिएजेंट है। अब देखो, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ सॉल्युबिलिटी की बात करें। जैसे मान लो हमने ले लिया कोई सॉल्ट, स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया, कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉरी, और या ऐसा सोचो कि पहले हमने अमोनिया ले रखा था, अमोनिया का सॉल्यूशन, NH3 एक्वस का सॉल्यूशन, और पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन इमेजिन करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम आप किसी भी तरीके से स्टैब्लिश करो, इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता कि आपने किस तरीके से उसको स्टैब्लिश किया है। कॉपर हाइड्रोक्साइड स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो वे हाइड्रोक्साइड पर स्पारिंगली सॉल्युबल है, तो हम इसको स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में इसको देख रहे हैं। वैसे ये सॉल्ट नहीं है, स्पारिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी सारे हाइड्रोक्साइड्स वीक होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और लैंथेनम, इनको छोड़ के बाकी सारे हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं? वीक है। ग्रुप 1 के सारे हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, पर ग्रुप 2 में जो ऊपर के दो मेंबर हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कैसे हैं? ये कमजोर वाले हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये स्ट्रॉन्ग के बॉर्डर पे, स्ट्रॉन्ग का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, स्ट्रॉन्ग के बॉर्डर के करीब में हैं, तो हम इनको कैसा कंसिडर करेंगे? वीक वाले हैं। इसलिए याद करो, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सुना होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते थे? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन होता था, तो अगर वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता, स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो उसका सस्पेंशन बनाते नहीं, तो हम उसका सस्पेंशन बनाते हैं। वो वाटर में थोड़ा कम सॉल्युबल सॉल्ट है, कम सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, और वो रिलेटिवली कम बेसिक भी है, वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है, अब देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो ये अपना कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये वाला अपना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, है ना। अब हमने इसमें क्या किया कि इसमें अमोनिया ऐड करना शुरू किया, अमोनिया गैस पास की या अमोनिया का सॉल्यूशन ऐड करना शुरू किया। अब जब अमोनिया ऐड करोगे तो अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग वाला या वीक वाला? स्ट्रॉन्ग फ्रीड वाला। ये अमोनिया 4 अमोनिया कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स में देखोगे कि ये कॉम्प्लेक्स CuNH3 2+। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट कुछ मेंशन है कि 10 की पावर +34 है, और इसका KSP मेंशन है कि ये 10 की पावर -18 है ना। ऐसे अपने मन से डेटा चूज किया। अब बताओ जरा, कॉपर हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अमोनिया ऐड किया, अमोनिया ऐड करेंगे तो अमोनिया कॉपर +2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करेगा, यानी कॉपर +2 को क्या करेगा? कॉपर +2 को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा या प्रोड्यूस करेगा? कंज्यूम करेगा। तो कॉपर +2 कंज्यूम हुआ, कॉपर +2 कंज्यूम होगा तो इस रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा? ये रिएक्शन कॉपर +2 कंज्यूम हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम क्या होगा? और फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो अनडिसॉल्व्ड कॉपर हाइड्रोक्साइड का अमाउंट कम होगा और डिसॉल्व्ड कॉपर हाइड्रोक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, हाँ ना। तो जब भी कभी एक सॉल्ट को ऐसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं
जिसमें वो सॉल्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब एक बात बताओ कि अगर हम ईएन की, अमोनिया की बजाय यहां ईएन ले लेते तो ये केएफ और ज्यादा हो जाता या केएफ और कम हो जाता? ईएन, इथाइन डायमीन, अमोनिया से भी स्ट्रॉन्गर है, तो वो तो रिएक्शन को और भी ज्यादा फॉरवर्ड ले जाता, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो रिएक्शन को और भी ज्यादा फॉरवर्ड ले जाएगा, तो और ज्यादा कॉपर 2+ कंज्यूम होगा, और कॉपर 2+ कंज्यूम होगा तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा, और भी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। और ये अगर और भी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी तो कॉपर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो जब भी कभी हम किसी भी स्पायरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड को किसी लिगेंड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, या स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को हमने डिसॉल्व किया और वहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। आई बात समझ में? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब देखो थोड़ा सा डेटा पे ध्यान दो। इसको मैं दो तरीके से करना बताऊंगा आपको। एक तो दोनों इक्विलिब्रियम्स को अलग अलग डील करना, और एक बार दोनों इक्विलिब्रियम को कॉमनली डील करना। एक बार आप देखो अलग अलग डील करना पड़ेगा। सेकंड वाला इक्विलिब्रियम देखो, नोटेशन भी थोड़ा सा अलग दिया है मैंने। फॉरवर्ड को बहुत बड़े एरो से दिखाया है और बैकवर्ड को एकदम छोटे एरो से दिखाया है। क्यों ऐसा किया है? तो KF की वैल्यू 10 की पावर 34 है। KF 10 की पावर 34 है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी फॉरवर्ड जा रही है, हाँ ना? यानी अच्छा, और ये मान लो ये सॉल्ट एक्सेस में है, ये सॉल्ट एक्सेस में है, जितना चाहिए कॉपर 2+ प्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सेस में सॉल्ट ये है, और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जा रही है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल टाइप की है, हाँ ना? पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो भाई कुछ ना कुछ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो कर नहीं सकते ना, इसकी ही जीरो कर सकते हैं, हाँ ना? पर ये बताओ कि ये इक्विलिब्रियम जब बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो पहुंच जानी चाहिए? अमोनिया की, हाँ ना? यानी जितना अमोनिया लोगे उसका 1/4 ये बन जाएगा, और ये जो बचेगा अमोनिया ये बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, पर एग्जैक्टली जीरो नहीं करोगे। मान लो हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.4 m कर दी, इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी डाली? तो 0.4 m, तो ये कितना बन जाएगा? 0.1, और ये कितना बचेगा? बहुत कम बचेगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानो जो बची है उसको मैंने x मान लिया, जो बची उसको माना कि वो x है, तो x will be tending to 0.1 और x will be tending to 0, x will be tending to 0, हाँ है ना? अब ये बताओ कि अगर मैंने इसको 0.4 माना तो इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा? 0.1 तो कंज्यूम हुआ ही होगा, हाँ है ना? 0.1 कंज्यूम होगा और कुछ ये बचा भी होगा, क्योंकि ये भी जीरो नहीं होगा। तो ये 0.1 कंज्यूम हुआ होगा और कुछ बचा भी होगा। जो बचा है उसको मैंने मान लिया कि वो y है, हाँ है ना? तो ये नेट बताओ कितना बना होगा? 0.1 प्लस y। ये कितना बना होगा? 0.1 प्लस y का डबल, हाँ है ना? और उसमें से ये 0.1 कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा कितना? y, और y को क्या कर सकते हो कि y की वैल्यू भी बहुत कम होगी, हाँ है ना? तो हम इंडिविजुअल रिएक्शंस पे भी हम ये सोच के कर सकते हैं। दूसरा एक और जनरल तरीका है कि आप दोनों इक्विलिब्रियम्स को ऐड कर दो। अगर आप दो इक्विलिब्रियम्स को ऐड करते हो तो जो नेट इक्विलिब्रियम बनता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाता है? दो इक्विलिब्रियम्स को ऐड किया तो जो नेट इक्विलिब्रियम की रिएक्शन बनी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेट इक्विलिब्रियम लिखियो, कॉपर 2+ गायब हो जाएगा, हाँ है ना?
कॉपर 2 प्लस गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस 4 अमोनिया गिविंग यू दिस कॉम्प्लेक्स प्लस 2OH माइनस। हाँ है ना। अब वहां पे भी आप कर सकते हो। अब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप 10 की पावर 34 इंटू 10 की पावर माइनस 18 यानी 10 की पावर 16 हो जाएगी, यानी वो भी ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जाएगी। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यानी अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। और अमोनिया के बेसिस पे हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं और OH मास की बता सकते हैं। हाँ है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, OH मास की पता चल गई, तो कॉम्प्लेक्स की पता चल गई, OH मास की पता चल गई, और अमोनिया जो बचा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में। अब देखो जो OH माइनस बनेगा वो इसकी सॉल्युबिलिटी का डबल होगा। हाँ है ना। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई तो आप उससे सॉल्युबिलिटी बता सकते हो, पर उससे क्या नहीं बता सकते, तो कॉपर 2 प्लस नहीं बता सकते। हाँ है ना। कॉपर 2 प्लस कैंसिल हो गया तो कॉपर 2 प्लस को नहीं बता सकते। आई बात समझ में। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको केवल सॉल्युबिलिटी पूछा जाए तो बेटर है कि दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, कॉपर 2 प्लस गायब। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पता है, अमोनिया लिमिटिंग होगा तो अमोनिया से इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी और इसकी मिल जाएगी, और जितना ये बना उसका आधा बोल सकते हो कि उसका आधा कॉपर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 m ammonia solution and Ksp is 10 की पावर माइनस 10 and K formation of complex is 10 की पावर 14। बहुत नींद आ रही है तुम्हें? अब तो हफ्ता भी खत्म हो गया। हाँ, इसको बताओ, बस सॉल्युबिलिटी पूछा गया है तो दोनों को ऐड करके कर दें। अब देखो बेसिक पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इक्विलिब्रियम एक बार लिख लो। AgCl सॉलिड, इससे बना Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, और ये है Ksp 10 की पावर माइनस 10। अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, नॉर्मली आपको रिएक्शंस दी हुई होंगी, तो Ag प्लस 2 अमोनिया एक्वस, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? हाँ, यही टॉलरेंस रिएजेंट है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं। अच्छा, और टर्मिनल एल्काइंस वो भी देता है, और मोइकन बाकर NO2 वाला टेस्ट जो है अभी पढ़े नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए कौन सा मेथड यूज करें, ऐड करके या इंडिविजुअल करें? ऐड करो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है। अब देखो थोड़ा सा आप जब आप थोड़ा 1-2 सवाल करोगे तो आपको सीधे दिख जाएगा कि ऐड करके नेट रिएक्शन क्या बनेगी, इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐड करोगे तो AgCl सॉलिड प्लस 2 अमोनिया एक्वस, और इससे बन गया कॉम्प्लेक्स टॉलरेंस रिएजेंट वाला प्लस Cl माइनस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर 14। कितना आ रहा है? 10 की पावर प्लस 4। 10,000 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी रिएक्शन को क्या मान सकते हैं? ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जा रही है। अमोनिया जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो लगभग क्या होगा? कंज्यूम हो जाएगा। तो चलिए पहले कॉन्सेंट्रेशन 0.2, ये दोनों नहीं है ऐसा मान के चला। अब इक्विलिब्रियम पे देखिए, ये ऑलमोस्ट खत्म तो हो जाएगा पर एग्जैक्टली 0 नहीं करोगे, तो चलो इसको x मान लेते हैं। आई बात समझ में? अब ये 0.2 खर्च होगा तो ये कितना बन जाएगा? 0.1 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 0.1। हो गया काम।
अगर ये 0.1 बन रहा है तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 0.1 ही होगी, क्योंकि जितना AgCl का अगर S मोल पर लीटर डिजॉल्व होगा तो इसका S मोल पर लीटर बनेगा। ये तो कंज्यूम भी नहीं हो रहा है कहीं पे, तो जो भी AgCl से Cl माइनस प्रोड्यूस होगा वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो ये आयन Cl माइनस आयन ये कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रिएक्शन में। तो अगर हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम उस आयन पे फोकस करेंगे जो किसी भी दूसरे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये Cl माइनस कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम S1 कह देते हैं तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन S1 बनेगी और वो अल्टीमेटली भी S1 होगी, हाँ है ना। और यहां से क्या आ रहा है कि Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? अप्रॉक्सीमेटली 0.1 आएगी। एग्जैक्टली 0.1 होगा या 0.1 से थोड़ा सा कम होगा? थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अमोनिया ये पूरा 0.2 कंज्यूम नहीं हुआ है। आई बात समझ में? अब अगर आपको अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन भी बतानी हो तो क्या करोगे? S1 की वैल्यू 0.1 और अगर आपको अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन भी बतानी हो तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दें, कितना हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज 10 की पावर 4, हाँ है ना। तो हम k को लिख सकते हैं कि k इज 10 की पावर 4 और ये देखो क्या होना चाहिए, तो ये 0.1 ये 0.1 दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो 0.1 इंटू 0.1, इसका देखो ये बचा है x पर कोएफिशिएंट 2 है, तो क्या करोगे? x का स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे क्या, तो 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 10 की पावर -1 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -3m। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3m आ रही है, हाँ है ना, पक्का। तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3m और S1 की वैल्यू आ गई 0.1m। अब अगर इसी प्रॉब्लम में तुम्हें Ag प्लस भी पूछा जाता कि सॉल्यूशन में Ag प्लस कितना होगा, Ag प्लस भी कितना होगा, तो क्या करें अब? Ag प्लस कितना होगा, तो फिर से देखो Cl माइनस पता चल गया, Cl माइनस इंटू Ag प्लस कितना होना चाहिए? KSP के बराबर, हाँ है ना। Cl माइनस कितना है? 0.1 है, Cl माइनस की वैल्यू 0.1 है, तो Ag प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Ag प्लस इंटू Cl माइनस 10 की पावर -10, Cl माइनस 0.1 है तो Ag प्लस कितना? 10 की पावर -9, ये 0.1 यानी 10 की पावर -1 है, तो ये कितना होना चाहिए? 10 की पावर -9, तो तभी तो प्रोडक्ट 10 की पावर -10 होगा। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं कि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -10, सो Ag प्लस इक्वल्स टू 10 की पावर -9m, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के जब करोगे तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। और इस प्रॉब्लम में क्या करना है, ये ध्यान देना है कि ये जितना डिसॉल्व होगा उतना ही Cl माइनस बनेगा। तो Cl माइनस जितना बना है उसी से हम AgCl की सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। आई बात समझ में? हो जाएगी ऐसी प्रॉब्लम। लॉन्ग मेथड की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, ये वाला ही मेथड बेटर है। आई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। Ag2CrO4 को डिसॉल्व करते हैं, (0.8m) potassium cyanide, KSP of Ag2CrO4 is 4 into 10 की पावर -12 और K formation of AgCN whole twice minus equals to 10 की पावर 30। चलिए फटाफट ट्राई करिए इसको। तो हमें यहां पर क्या क्या बताना है?
तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, अमोनिया नहीं है सॉरी, साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सॉल्युबिलिटी बतानी है। चलिए फटाफट ट्राई करिए। तब से क्या हो रहा था? नोट्स मिलेंगे इसलिए नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया? देखो दोनों का इक्विलिब्रियम लिखियो और ऐड कर रहे हो। तो देखो एक बार तो दूसरा सब आ गया, तो हम एक बार फिर से इक्विलिब्रियम लिख के फिर ऐड करेंगे। Ag2CrO4 से 2Ag प्लस CrO4 2-, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो AgCN Ag प्लस CN माइनस से बन गया AgCN2 माइनस। क्या कह रहे हो? KCN जो है वो टूट के क्या बनाएगा? K प्लस CN माइनस, और CN माइनस किसका काम करेगा? CN माइनस किसका काम करेगा? लिगेंड का काम करेगा, हाँ है ना। अब एक दिक्कत आएगी कि ये तो KSP है 4 × 10⁻⁻12, और ये जो KF है ये है 10⁻30। दिक्कत समझ में आ रही है? दोनों को ऐड करो, देखो ऐड करने पे Ag सही हो रहा है क्या? तब क्या करें? क्या करना चाहिए? किसको मल्टीप्लाई करें? सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो Ag प्लस कैंसिल हुआ, हो गया? हो गया कि ये Ag2CrO4 प्लस 2Ag प्लस कैंसिल प्लस 4CN माइनस से बन रहा है 2AgCN ट्वाइस माइनस, एंड साथ में बन रहा है CrO4 माइनस 2। ये सही है? हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2Ag प्लस कैंसिल, Ag2CrO4 4CN और इसका ट्वाइस आ गया और CrO4 आ गया। इसका K कितना हो जाएगा? K कितना? इसका स्क्वायर 60 और ये 10⁻⁻12, तो ये 4 × 10⁻⁻48। KF की वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसकी K की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। ये सॉल्ट डिजॉल्व कर जाएगा या अनडिजॉल्व स्टेट में रहेगा? ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिजॉल्व कर जाएगा, और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अब ध्यान से देखो, इसी पे साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.8 है इनिशियल, और Ag2CrO4 जब भी कभी ऐसा कुछ हो तो ऐसा मानोगे कि Ag2CrO4 वगैरह एक्सेस में है। अब देखो KF की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, यानी ये इक्विलिब्रियम तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड चला जाएगा,
हाँ है ना। तो अगर ये 0.8 m होता है तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना आना चाहिए? 0.8 का आधा, ये 4 है तो ये 2 बनता है, ये 1 होगा तो 2/4, और ये 0.8 है तो 0.8 इंटू 2/4, या ये 4 है तो उसका आधा, ये 2 हो रहा है तो ये 0.8 तो उसका ये आधा 0.4, और ये कितना बन जाएगा 0.2। और क्या ये पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा बचेगा, मानो जो बचा उसको x बोल दिया। अब बता दो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी 0.2 हो जाएगी। कैसे 0.2? तो जितना ये इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S1 होती है तो ये बनना चाहिए कितना? S1, और ये कहीं कंज्यूम हुआ नहीं है, हाँ है ना। तो सॉल्युबिलिटी सीधे मिल गई कितना? 0.2। तो एक तो सॉल्युबिलिटी मिल गई। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी मिल गया, हाँ है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस नहीं पता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस नहीं पता है। चलो निकालते हैं इसको। अब ये जो लास्ट वाला जो इक्विलिब्रियम है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 इंटू 10 की पावर प्लस 48, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.2। स्क्वायर क्यों? तो कोफिशिएंट 2 है, और 0.2 की पावर 1 क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, अपॉन x की पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.2 अपॉन x की पावर 4 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, और ये 10 की पावर -3, यहाँ पावर 4, और ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर 48, 4 कैंसिल। तो x इज 4th रूट ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -51। आई बात समझ में? थोड़ा डेटा प्रॉपर दिया जाए तो आप इस क्यूब 4th रूट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, तो x की वैल्यू मिल गई अपने को, यानी अपने को Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब क्या बताना है अपने को? Ag प्लस की कॉम। अब यहां से Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे कमेंट कर सकते हो, हाँ है ना। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -12। देखो CrO4 2 माइनस कितना है? 0.2। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, अच्छा 0.2 को 1/5 लिख सकते हो, 1/5। तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20 इंटू 10 की पावर -12, और Ag प्लस को लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट हो जाए इसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 10 की पावर -6, ये आ गया Ag प्लस। सॉल्युबिलिटी S1 कितना कहोगे? तो ये 0.2 m के बराबर है, हाँ है ना। सॉल्युबिलिटी कैसे पता चल गई? तो जितना CrO4 2 माइनस बना है वही सॉल्युबिलिटी होगी। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 होगी तो ये S1 बनेगा। तो जितना CrO4 2 माइनस बना है उतनी ही सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मिल गई 0.2, कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 0.4, तो ये दोनों टर्म मिल गए Ag प्लस और Cn माइनस। तो Ag प्लस की Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ रही है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आप इतना बता सकते हो, ठीक है। एंटी लॉग लेने आता है सबको? फोर, इसको कह सकते हैं कि 10 की पावर -51/4, हाँ है ना, लिख सकते हैं। अब देखो 10 की पावर -51/4, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि ये 10 की पावर -52/4 प्लस 1/4 के बराबर है। 10 की पावर 52/4 कितना हो जाएगा? -13, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8, 4th रूट ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -13,
इंटू 10 की पावर 1/4 यानी 10 की पावर 0.25। सर उसको 80 10 की पावर -52 कर दीजिए तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, 3 into 10 की पावर -13 आ जाएगा। फिर से बोलो। तो जो 8 into 10 की पावर -51 है 8 इंटू, वो मतलब पूरे 4th पावर में। अच्छा ये, हाँ इसको 80 into 10 की पावर -52 करते हैं 80 इंटू 10 की पावर -52, हाँ ये भी कर सकते थे। approximately। हाँ ये भी ज़्यादा अच्छा तरीका है, एंटी लॉग जाने से बेटर है। हम यहाँ 10 की पावर -52 कर दें तो ये 4th रूट ऑफ 80 और ये हो गया सीधा 10 की पावर -13। अब ये वैल्यू approximately 3 ही है। हाँ अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाएगी, हाँ है ना। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 आ गई, तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर -13। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जब भी आए तो एक कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि यहाँ दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हमें कॉमन सेंस लगाना है कि इक्विलिब्रियम को आप सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये कैंसिल हो जाए, और कैंसिल हो जाए तो आप फटाफट दोनों को ऐड करो और सॉल्युबिलिटी निकालना है। बहुत बस ऐड किया आपको तुरंत सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी, ऐड करोगे सॉल्युबिलिटी दिख जाएगी। ठीक है, ऐड किया ये दिखेगा कि ये लिमिटिंग रीजेंट है, इससे CrO4 2- मिल गया और CrO4 2- जितना मिल गया वही यहाँ की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं जरा बफर सॉल्यूशंस में सॉल्युबिलिटी। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऐसा मान सकते हैं कि बफर सॉल्यूशंस का पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, हाँ है ना। वो रेजिस्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि चलो रेजिस्ट करते हैं तो उनका पीएच क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा H+OH- अगर बनेगा बढ़ेगा तो उनके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH होल ट्वाइस। PbOH होल ट्वाइस एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी 6.67 इंटू 10 की पावर -6 दे रखी है, हाँ है ना। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8। अच्छा देखो मेंस के सवालों में कई सारा डेटा नहीं दिया होता है, जैसे इसमें एक डेटा जो नहीं दिया है वो है टेम्परेचर, क्योंकि पीएच की बात हो रही है तो टेम्परेचर यहां पर मेंशन होना चाहिए 298 केल्विन। ठीक है, तो चलिए हमने अपने मन से मान लिया कि टेम्परेचर मेंशन नहीं है मेंस के सवाल में, तो आप 298 मानोगे, पर आपको एडवांस में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी दे रखी है, प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी इतनी है, तो इसका यूज करके आप इसका केएसपी बता सकते हो। सॉल्युबिलिटी इन वाटर दिया हुआ है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर इस कितना? 2/3 इंटू 10 की पावर -6 m, हाँ है ना। तो बताओ इसका केएसपी क्या होना चाहिए? 4s³ होना चाहिए, 20/3, हाँ। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10 की पावर -5, तो ये 4 इंटू 2/3 इंटू 10 की पावर -5 का होल क्यूब। ये 20/3 पुट किया इसको, और 20/3 पुट करके 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की पावर -5, तो ये 2/3 इंटू 10 की पावर -5 का होल क्यूब इंटू 4। हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, केएसपी हमें पूछा नहीं है, रहने दो ऐसे ही। अब क्या है कि फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8। अब आते हैं बफर में सॉल्युबिलिटी इन बफर। बफर सॉल्यूशन का pH है 8। अब अगर pH 8 है तो बताओ pOH कितना होगा? क्योंकि यहां OH- आने वाला है, इसे मैं पहले से pH निकाल रहा हूं। pH 8 है तो pOH कितना? 6। और pOH की वैल्यू अगर 6 है तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -6 है। अब देखो जब इस सॉल्यूशन में
PbOH होल ट्वाइस को डिसॉल्व किया जाएगा तो पहले से कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की बनी हुई है 10 की पावर -6 और साथ में ये नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है, ये बफर स्टॉक वाला सॉल्यूशन है। तो अगर तुम OH माइनस की सप्लाई बढ़ाओगे, OH माइनस और प्रोड्यूस करोगे तो वो OH माइनस कंज्यूम करेगा और OH माइनस अगर कंज्यूम करोगे तो वो OH माइनस प्रोड्यूस कर देगा। यानी PbOH होल ट्वाइस को डिसॉल्व करने के बाद भी OH माइनस कितना रहेगा? ये बफर सॉल्यूशन है, ऐसा मेंशन किया गया है कि ये एक बफर सॉल्यूशन है और बफर सॉल्यूशन अपने पीएच में चेंज को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं और रेजिस्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि चलो रेजिस्ट कर रहे हैं तो उनका पीएच कुछ सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पीएच वैरी नहीं करेगा। अब अगर उनका पीएच वैरी नहीं करेगा तो ये बताओ कि जब हम रेड PbOH होल ट्वाइस को इसमें डिसॉल्व करेंगे तो जब PbOH होल ट्वाइस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा उस सिचुएशन में भी सॉल्यूशन में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -6 ही रहेगी, हाँ है ना, क्योंकि बफर सॉल्यूशंस अपने पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं और रेजिस्ट करते हैं तो हमने मान लिया कि इनका पीएच ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो अब इसमें PbOH होल ट्वाइस डिसॉल्व करो और इक्विलिब्रियम सेटअप होने दो। अब देखो इक्विलिब्रियम सेटअप होने देंगे तो इक्विलिब्रियम पर जाकर भी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 ही होगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पर जाने के बाद भी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 m ही होगी। चलो इस सिचुएशन में मान लिया कि S1 इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन बफर। अच्छा, बफर को 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर क्या हमेशा एसिडिक होता है? एसिडिक बफर का मतलब क्या वो एसिडिक होता है या उसका कॉम्पोजिशन एसिडिक है? कॉम्पोजिशन, उसमें एक वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होता है तो उसी उसको एसिडिक बफर कहते हैं। क्या एसिडिक बफर कभी बेसिक हो सकता है? जब ज्यादा बेस में नहीं, एसिडिक बफर का सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है, हाँ हो सकता है। एसिडिक बफर का पीएच निकालते हो कि pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट अपॉन एसिड। अगर pKa ही 10 हो तो कॉन्जुगेट और एसिड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो और pKa ही 10 हो, pKa ही 8 हो तो कैसा बफर बनेगा? बेसिक बफर बनेगा। आई बात समझ में? बोरिक एसिड का जो बफर बनता है वो बेसिक होता है क्योंकि बोरिक एसिड का pKa ही 7 से ज्यादा है। आई बात समझ में? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे एसिड्स हैं जिनका pKa 7 से ज्यादा होता है तो उन सबका बफर का नोमेनक्लेचर तो कहोगे कि वो एसिडिक बफर है पर उसका pH कैसा है? 7 से ज्यादा है तो नेचर कैसा है उसका? बेसिक है। बेसिक बफर का pH 7 से कम हो सकता है, बफर बेसिक है, बेसिक बफर नोमेनक्लेचर में है तो क्या उसका pH 7 से कम हो सकता है? Yes. हाँ हो सकता है। pKb से रिलेट कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन वैरी करके pH 7 से कम किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो बेसिक और एसिडिक दोनों हो सकते हैं। क्या बफर का सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है? बफर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है, बफर सॉल्यूशन का pH 7 हो सकता है। हाँ, आप लोग न्यूट्रल FeCl3 यूज करते हो, टेस्ट ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ फिनॉल। FeCl3 का एक सॉल्यूशन बताओ होना कैसा चाहिए? प्योर बस FeCl3 का एक सॉल्यूशन है तो कैसा होना चाहिए वो? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? नहीं, Fe3+ कौन से एसिड, कौन से बेस से आ रहा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? वीक बेस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायन H+ प्रोड्यूस होगा। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, हाँ है ना? पर हम सॉल्यूशन क्या यूज कर रहे हैं? न्यूट्रल यूज कर रहे हैं। तो वो कैसे न्यूट्रल हो सकता है? तो उसको बफरिंग की जाती है, बफर बना के यूज किया जाता है। आई बात समझ में? तो न्यूट्रल FeCl3 इज ए बफर सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड और वो बफर का बफर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, pH 7 के आसपास होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बफर सॉल्यूशन में ऐड किया है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 है और यहां पर सॉल्युबिलिटी अगर S1 मान गए तो सॉल्युबिलिटी के बाद ये तो S1 बनेगा
पर क्या OH माइनस S1 बनेगा? तो OH माइनस इससे भी आ रहा है और बफर से भी आ रहा है। अब बफर की प्रॉपर्टी है कि उसका pH ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो ये pH सेम रहेगा तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 ही होनी चाहिए। हाँ है ना? आई बात समझ में? अब KSP क्या लिखोगे? S1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर। S1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? तो 4 इंटू 2/3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का होल क्यूब के बराबर हो गया। यही था। अब हम इसको लिख सकते हैं कि S1 इक्वल्स टू, अच्छा इसको 20/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ही लिखते हैं। तो ये S1 की वैल्यू बोल सकते हो कि 4 इंटू 20/3 का होल क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 6 क्यूब और ये 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहां से बच जाएगा एक 10 की पावर माइनस 6। तो सॉल्युबिलिटी विल बी इतना। आई बात समझ में? पक्का? हाँ, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन देखो OH बफर से आपको ध्यान देना है कि हम इसको एक बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं और बफर का pH 8 है। ठीक है, बफर का pH 8 है, मतलब अपना pH 8 मेंटेन रखेगा। pH 8 मेंटेन करेगा तो pOH 6 हो जाएगा, तो OH माइनस 10 की पावर माइनस 6 होगी। अब अगर OH माइनस 10 की पावर माइनस 6 उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, नेट कॉन्सेंट्रेशन है, वो बफर से भी आया है और वो इससे भी आया है, तो दोनों का वो नेट कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 है। वो बस यहां से आता तो यहां से आता तो उसको 2S1 कहते हैं, पर वो नेट कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 है। तो सीधा नेट कॉन्सेंट्रेशन यूज करो, S1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। आई बात समझ में? पक्का? अब ये बताओ कि बेसिक बफर, ऐसा बफर जिसका pH 7 से ज्यादा हो, pH अगर 7 से ज्यादा है, pH 7 से ज्यादा है, बफर का नेचर बेसिक है, तो इस बफर में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि बफर से भी OH माइनस आ रहा है। हाँ है ना? एसिडिक बफर में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और न्यूट्रल बफर में सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वाटर जैसा ही काम करेगा। आई बात समझ में? तो बेसिक बफर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और एसिडिक बफर में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, जितने भी स्पैरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बेसिक बफर में कम हो इनकी सॉल्युबिलिटी, बेसिक बफर का मतलब मैं pH से कह रहा हूं, जिन बफर का नेचर बेसिक है उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जिन बफर्स का नेचर एसिडिक है उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? पर इसको आप उससे नहीं बताओगे कि वो एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, इससे नहीं बताएंगे। आई बात समझ में? हम pH से कमेंट कर रहे हैं कि जिस बफर का pH बेसिक हो उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, और जिस बफर का pH ऐसा है कि वो एसिडिक है तो उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं जरा कंपैरिजन में, सॉल्युबिलिटी के कंपैरिजन में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो देखो, जिन सॉल्ट्स की स्टोइकोमेट्री सेम होती है, जिन सॉल्ट की स्टोइकोमेट्री सेम होती है, मतलब दोनों AB टाइप सॉल्ट है, या जिनमें कंपैरिजन कर रहे हैं वो सारे AB2 टाइप सॉल्ट हैं, सारे A2B3 टाइप के सॉल्ट हैं, मतलब सॉल्ट का फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला का नेचर सेम होना चाहिए। जैसे अगर सारे AXBY हैं तो सारे इसी टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक AgCl है तो दूसरा Ag2CrO4 है, तो उस टाइम पे उनकी स्टोइकोमेट्री सेम नहीं कहोगे। तो अगर स्टोइकोमेट्री सेम होती है तो KSP का एक्सप्रेशन भी सेम आ जाएगा। हाँ है ना? तो इस केस में KSP बोलोगे कि KSP विल बी x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। हाँ है ना? अब जिसका KSP जितना ज्यादा होगा उसका s भी उतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाकी x और y सेम है। हाँ है ना? तो जिसका KSP ज्यादा होगा, ग्रेटर द KSP ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी। तो अगर स्टोइकोमेट्री सेम होती है तो हम ऐसा कमेंट करेंगे कि जिसका KSP जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे AgCl, AgBr और AgI,
इनमें बताओ सॉल्युबिलिटी AgCl, AgBr, AgI सबका नेचर सेम है, स्टोइकियोमेट्री सेम है। इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -5, इसकी सॉल्युबिलिटी -7, इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -9m। तो जिसका देखो KSP जितना ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा आ रही है। पर ये कब हम कह पा रहे हैं? जब दोनों सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री सेम हो। सॉल्ट का अगर स्टोइकियोमेट्री सेम है तो जिसका KSP ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब देखो इनमें अगर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कहा जाए तो AgCl की सॉल्युबिलिटी AgBr से ज्यादा है और AgBr की सॉल्युबिलिटी AgI से ज्यादा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री सेम ना हो, सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री सेम ना हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको S देखना है और जिसके ये S मतलब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा आती है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा को हो गए। तो अगर आपको डिफरेंट स्टोइकियोमेट्री वाले सॉल्ट दिए गए हैं तो उस सिचुएशन में आपको उसका सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ रही है। जैसे AgCl का KSP 10 की पावर -10 है, सॉल्युबिलिटी कितनी? -5। हम सॉल्युबिलिटी मतलब प्योर वाटर में बात करें और अकेले घोलने की बात करें। Ag2CrO4 चलिए इसको 4 कर देते हैं, 3.2 के डेटा को ये 4 कर रहे हो और ये 10 की पावर -12 कर रहे हो। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? 10 की पावर -4। अब देखो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा कहोगे? Ag2CrO4। पर KSP किसकी ज्यादा है? AgCl की। हाँ है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है। नेचर AB टाइप है और ये A2B टाइप है। तो नेचर डिफरेंट हो जाए तो आप KSP से सीधा कमेंट नहीं करोगे। तो देखो इसमें KSP तो ज्यादा है AgCl का, पर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? Ag2CrO4 की। तो अगर सॉल्ट में स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट होती है तो उस केस में आप उसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके कमेंट करो। सीधा ऐसा कमेंट करना कि जिसका KSP ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ये गड़बड़ हो सकता है। आई बात समझ में? क्योंकि बाकी जो आगे पीछे के जो x की पावर x और y की पावर y वाले पैरामीटर हैं वो भी सेम नहीं होंगे और पावर्स भी सेम नहीं होंगी। तो वहां पे आपको S की वैल्यू कैलकुलेट करके ही कमेंट करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं जरा प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जैसे आज से 25-30 साल पहले बहुत इंसिडेंट होते थे गांव वगैरह में। कुछ सो कॉल्ड ज्वेलर्स घूमते थे। ज्वेलर्स वो क्या करते थे? वो सोने चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते थे उनको साइन कराते थे, चमकाते थे। हाँ, अभी भी कहीं कहीं न्यूज़ आता है कि राजस्थान या कहीं कहीं ऐसे रिमोट जगहों पे फिर से कांड कर दिया। तो जाते थे एक्वारेजिया लेके या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेके, और जैसे ऑर्नामेंट अगर मान लो 10 साल पुराना है तो उस पर डस्ट बैठ गया है या उस पर थोड़ा बहुत कुछ और एयर वगैरह बैठने की वजह से वो ऑर्नामेंट का कलर फेड कर जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑर्नामेंट को एक्वारेजिया में वॉश कर दिया या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में वॉश कर दिया। एक्वारेजिया में देखोगे कि गोल्ड सिल्वर सब डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, बहुत देर तक वॉश नहीं किया, थोड़ा सा डाला, उसको थोड़ा वॉश किया, मतलब आपने ऑर्नामेंट दिया 10 ग्राम का, उसने वॉश करके निकाला तो 8 ग्राम का निकला, बाकी का 2 ग्राम एक्वारेजिया ने डिजॉल्व कर दिया। अब उसको क्या करते हैं? उसमें Ag+ भी है, Au+3 भी है, Ag है, Au है, और अगर गोल्ड आपका इम्प्योर था तो उसमें कॉपर भी है। तो अब वो क्या करते हैं? उसको दोबारा ले जाके अपने घर पे लैबोरेटरी में उसमें से Ag को अलग प्रेसिपिटेट कराते थे, Au को अलग प्रेसिपिटेट कराते हैं और कॉपर को अलग प्रेसिपिटेट कराते थे। तो ये धंधा पहले बहुत चलता था, अखबारों में बहुत न्यूज़ आती थी। तो उसमें वो जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे वो कॉन्सेप्ट था प्रेसिपिटेशन का।
अब देखो प्रेसिपिटेशन के कॉन्सेप्ट को आप सीधा ऐसे समझो कि ये इक्विलिब्रियम का ही कॉन्सेप्ट है और हमें इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीपीटी की डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। अब देखो Ag प्लस एक्वस है, Ci माइनस एक्वस है। अब याद करो जरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पर रिएक्शन कोशिएंट हुआ करता था, रिएक्शन कोशिएंट Q से डिनोट करते थे। यहां पर उसी Q को कहते हैं, QC को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, IP, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका QC लिखोगे तो QC विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ci माइनस, है ना। अब ये पीपीटी डिसॉल्व करके आयंस बनाएगा या आयंस कंबाइन करके पीपीटी बनाएंगे या कौन सा फिनोमेना होगा, वो सब QC पर डिपेंड करता है। अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा होती है तो रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है। और अगर बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो आप क्या कहते हो उसको, ये दोनों कंबाइन होके क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और अगर KC की वैल्यू QC के बराबर हो तो ये तो इक्विलिब्रियम है, तो ना ही आयंस का अमाउंट चेंज होगा, ना ये पीपीटी का अमाउंट चेंज होगा। और अगर QC की वैल्यू KC से कम होती है तो और भी ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व करेगा, हाँ ना, तो और भी ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है कि अगर मुझे AgCl, एक सॉल्यूशन में Ag प्लस है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक सॉल्यूशन में Ag प्लस है। अब इस पे दो टाइप के सवाल, दो लैंग्वेज, मतलब एक ही क्वेश्चन है और उसको दो लैंग्वेज में पूछा जाता है, ध्यान से समझना। एक सॉल्यूशन है Ag प्लस का, Ag प्लस का सॉल्यूशन है। अब इसमें हम Cl माइनस ऐड कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि Cl माइनस का मैक्सिमम अमाउंट जो ऐड किया जाए विदाउट प्रेसिपिटेटिंग AgCl। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उस सिचुएशन को समझना। सॉल्यूशन में Ag प्लस है, Cl माइनस नहीं है और Cl माइनस ऐड किया जा रहा है और सवाल है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Cl माइनस दैट कैन बी एडेड विदाउट प्रेसिपिटेटिंग AgCl। AgCl प्रेसिपिटेट नहीं करना है, AgCl प्रेसिपिटेट नहीं करना है, तो बताओ इसमें मैक्सिमम क्लोराइड आयन कितना ऐड किया जा सकता है। यानी हम इसको कहां जाके छोड़ देंगे, इक्विलिब्रियम पे, हाँ है ना। प्रेसिपिटेट हो, देखो शुरू में Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0 है। अब हम Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जैसे से बढ़ा, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो इसका बताओ इसका QC यानी IP कितना है, IP कितना है, 0 है, हाँ है ना। अब हम Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसका QC बढ़ता जाएगा और बढ़ता जैसे ही KC के बराबर हो गया, अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब अगर थोड़ा भी Cl माइनस ऐड करोगे, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, हाँ है ना। मतलब हमें कितना Cl माइनस ऐड करना है, इक्विलिब्रियम पे आ जाए, हाँ है ना। अब दूसरा सवाल सुनो, minimum amount of Cl minus to be added to just start the precipitation। क्या ये दोनों सिचुएशन एक ही है? जैसे ही Kc के बराबर हुआ QC, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन Dm भी ज्यादा हो गया या कॉन्सेंट्रेशन Dm अगर कम है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और कॉन्सेंट्रेशन जस्ट Dm ज्यादा हो गई तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो दोनों की लिमिटिंग वैल्यू कहां टेंड करेगी, जब इक्विलिब्रियम हो, हाँ है ना। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम की प्रेसिपिटेट ना हो और मिनिमम की जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। अब समझो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होगी, कोई भी सॉल्ट का प्रेसिपिटेट करेगा जब उसका IP KSP से ज्यादा या क्या हो जाए,
बराबर हो जाए। आईपी की वैल्यू अगर केएसपी से ज्यादा हो जाती है, आईपी की वैल्यू केसी से, यानी अब देखो आईपी मतलब क्यूसी, केसी मतलब केएसपी, तो आईपी की वैल्यू जब केएसपी से ज्यादा हो जाएगी प्रोसेस बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो प्रेसिपिटेशन के लिए आईपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा हो जानी चाहिए। अगर आईपी की वैल्यू केएसपी के बराबर हो जाती है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। आईपी की वैल्यू केएसपी से कम होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और भी ज्यादा आयंस डिसॉल्व किए जा सकते हैं। और अगर आईपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा हो जाती है तो इस सिचुएशन में प्रेसिपिटेट बनना शुरू होगा। आई बात समझ में? तो आईपी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केएसपी से चेक करके बता सकते हैं कि पीपीटी बनेगा या तो नहीं बनेगा। और दो सिचुएशन का ध्यान रखना है कि पीपीटी जस्ट बनाना है और एक बार पीपीटी नहीं बनाना है। दोनों कंडीशन कहने का तो दोनों की लैंग्वेज अलग है पर दोनों की सिचुएशन एकदम एक जैसी है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसके बाद की बातें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।